Well, in this video, we are going to solve few competitive exam question on the topic electric flux and Gauss law. So हम क्वेश्चन नंबर 27 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में यदि हम बात करें तो आपके पास यदि कोई क्लोज सरफेस हो, स्फेयर की फॉर्म में हो सकता है, क्यूब की फॉर्म में हो सकता है, तो यदि उसके अंदर आप कोई चार्ज क्यू रख देते हो तो जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? वो होगी जितना चार्ज रखा डिवाइड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट, दैट इज़ परमिटिविटी। और ये फ्लक्स का जो दूसरा फार्मूला ऐसा होता है, दिस इज़ क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है उसको हम डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जितना चार्ज आपने सरफेस में क्लोज करके रखा है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस में है इज एक्टिंगली रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब ये है कि आपका जो एक रेडियस वेक्टर है, ओके, इसी के अलोंग बाहर की ओर है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो ये हो गया रेडियस ए और इसी के अलोंग है। तो यदि आप यहाँ कोई गॉसियन सरफेस चूज़ करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। तो थीटा जो है इस केस में, थीटा जो है हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आप यहाँ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो फ्लक्स हमारे पास क्या होना चाहिए? जो फ्लक्स का फार्मूला है वो होगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, लेट चार्ज क्यू इज इन साइड द स्फेयर इज क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। सो क्यू क्या होना चाहिए जी? एप्सिलॉन ज़ीरो। और आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए ई डॉट डी एस। तो इसको फर्दर यदि हम सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन ज़ीरो क्लोज इंटीग्रल, इसको आप डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कीजिए ई डी एस और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। हेयर ई इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू ए, ये आप हमारे पास गिवन है। तो क्यों क्या हो जाएगा? चार्ज इनसाइड इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो, ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल लीजिए और कॉस जीरो का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। आपके पास जस्ट बचा डी एस। सो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल जो है इसका सरफेस एरिया जो है वो टोटल हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन ज़ीरो और यहाँ आ जाएगा सॉल्व करके 4 पाई ए स्क्वायर। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर बन जाएगा, कांस्टेंट को ऐसे लिख लीजिए अरेंज करके 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, दिस इज ए कांस्टेंट और रेडियस का क्यूब हो जाएगा। सो आई थिंक दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 है, बट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए। आपके पास एक क्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में आपने चार्ज इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो हम एक क्यूब बना लेते हैं और इसके अंदर right, so we'll put the charge cube side A, the point charge Q is at one of its corner। यहाँ आपने किसी किनारे के ऊपर आपने चार्ज Q रख दिया है, राइट। तो बट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए, तो फ्लक्स कितनी आएगी यदि एक किनारे पर रखा है? तो देखिए आपको इनक्लोज करना पड़ेगा इस चार्ज को, और इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही क्यूब आपको इसके हर साइड अरेंज करने पड़ेंगे, छोटे छोटे क्यूब। इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो, ऐसे करके इसको कवर करना पड़ेगा। सो ऐसे आपको 8 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स क्या होगी, ये जो चार्ज आपने इनक्लोज किया हुआ है और क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो फ्लक्स होती है, तो 8 क्यूब से आपको इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो जो टोटल फ्लक्स इससे बाहर आएगी वो आएगी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। एक कॉर्नर से जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो
उसकी जो फ्लक्स आएगी Q/8 एप्सिलॉन 0 रहेगी। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। ये देखिए आपके पास एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस r है। इनिशियली उसकी रेडियस r है, आप यहाँ लिख दीजिए r। और इफ़ रेडियस इज डबल्ड, यदि r प्राइम जो है उसको 2r कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो उसकी आउटवर्ड फ्लक्स कितनी होने वाली है। देखिए फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है, दिस इज charge Q/epsilon 0. So basically this flux is independent of, it is independent of the size. This is independent of a radius. इसकी ऑप्शन क्या रहने वाली है? ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ। दिस मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन द सेम। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक स्क्वायर्ड सरफेस ऑफ साइड L है, L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड सो ऑफ द स्क्वायर्ड प्लेन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस निकालना। हम इस डायग्राम को कुछ अलग तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। आपने एक प्लेन सरफेस को ऐसे रखा है, ये देखिए ये प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन सरफेस के ऊपर कोई एक ऐसे कोई एक एंगल बना रहा है थीटा, राइट। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो जो फ्लक्स होता है ना फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो यह आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर है उसके साथ एंगल कितना है 90 डिग्री। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हमें लिख देंगे ई ए कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें जो एरिया और एरिया वेक्टर को आपको समझना है, एरिया वेक्टर जो होता है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक फिर से समझाते हैं। ये देखिए आपके पास ये रहा एरिया, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे रहेगी, ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो यहाँ हम जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर की कितनी डायरेक्शन है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 31। सो जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो है हमारे पास कि एक हॉलो खाली सिलेंडर है, उसमें आपने क्या किया कि चार्ज क्यू कूलम डाल दिया। ये देखो आपके पास ये एक सिलेंडर है और इसको बीच में आपने चार्ज कूलम ढक दिया, इसमें आपने चार्ज क्यू कूलम ढक दिया ऐसे करके, राइट। यहाँ इसके बीच में चार्ज क्यू कूलम ढक दिया। तो इसका ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है और ये वाला पार्ट सी है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। इस सरफेस में जो फ्लक्स है वो फाई है, ये बी के बराबर नहीं है। और इस सरफेस में फ्लक्स मान लीजिए फाई 1 है और इस सरफेस में मान लीजिए फ्लक्स फाई 2 है। तो हमसे ये पूछा हुआ है द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। इस ए सरफेस से फ्लक्स फाई 1 कितना होगा। देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और इसके बीच में हमने चार्ज क्यू रख दिया। तो जो क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो शेप कौन सी है, चाहे क्यूब है, चाहे वो स्फेयर है, चाहे वो सिलेंडर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो नेट फ्लक्स होती है वो होती है जितना चार्ज आपने बीच में क्लोज किया हुआ है उसको आप एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो फ्लक्स है ना, ये है फ्लक्स ऑफ द सरफेस ए
एंड फ्लक्स ऑफ द सरफेस बी एंड फ्लक्स ऑफ द सरफेस सी, ऐसा है। तो फ्लक्स ऑफ सरफेस सी जो है उसको तो दिया हुआ है क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, इट इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई सी, और फ्लक्स ऑफ द सरफेस बी इज इक्वल, यहाँ देखिए ये फाई है। ये जो दोनों सरफेस हैं ये बराबर हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं ये लिख सकता हूँ फ्लक्स ऑफ द सरफेस ए इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ द सरफेस सी। इसको हम फाई प्राइम मान लेते हैं, राइट। और यहाँ लिख दें कि Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इज इक्वल टू 2 फाई प्राइम, दोनों बराबर हैं, प्लस फाई। अब आपको निकालना है फाई, सो आपको निकालना फाई प्राइम, सो आपके पास आ जाएगा दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो माइनस फाई इज इक्वल टू 2 फाई प्राइम। तो फाई प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो माइनस फाई, राइट। सो अब फाई ए में भी सरफेस जो है जो फ्लक्स है वो फाई प्राइम है, फाई सी में भी फाई प्राइम है, इसलिए जो फ्लक्स ऑफ द सरफेस ए क्या होगी 1/2 क्यू अपन एप्सिलॉन ज़ीरो माइनस फाई। सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, right? So next we are going from question number 32, very interesting questions। अब ये देखिए दोबारा फिर से सवाल भी वैसा ही का वैसा आ गया जैसे हमने अभी पहले किया था। आपके पास एक स्क्वायर्ड सरफेस है, हम उसको बनाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ऐसे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये एक स्क्वायर्ड सरफेस है और इस सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा, सॉरी ए स्क्वायर होगा, और उसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो उसका अपने सरफेस का 90 डिग्री का एंगल होता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन, लोअर सरफेस के ऊपर आप देख लीजिए, इसकी कोई एक साइड जो है एल है। तो आपसे पूछा कि फ्लक्स कितनी होगी, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम इसको सॉल्व कीजिए, डॉट प्रोडक्ट ई ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0 एंड हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct now. Now we are going for question number 33. Question number 33 में charge Q is located at the center of the cube. The electric flux through any phase is, किसी एक फेस में क्या होगा, आपके पास एक क्यूब है, चार्ज Q is located at the center of the cube। ये देखिए आपके पास एक ऐसा क्यूब है, और आपने इस क्यूब में कोई चार्ज Q यहाँ रख दिया है, तो किसी एक फेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जी, वो होगा नेट फ्लक्स होगी इसकी क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो, किसी एक फेस के थ्रू होगा डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास दिखती नहीं कि क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन ज़ीरो कोई नहीं है। हमें ज़रा ऐसे करें, इसको यदि हम 4 पाई से गुणा कर दें और 4 पाई से डिवाइड कर दें, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन बन जाएगी 4 पाई क्यू अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो। सो ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही धोखा देने के लिए लिखा है आंसर, वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब इसी डायग्राम का हम इस्तेमाल कर लेते हैं सेम। अब आपके पास चार्ज क्यू माइक्रोकूलम रखा हुआ है, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी ऑफ द सर्फेसेज, फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द एनी ऑफ द सर्फेस इज वंस अगेन 1/6 ही होगा, किसी एक 6 में से किसी एक में से जाएगी, उसका 6वां हिस्सा, और चार्ज आपने रखा है क्यू माइक्रोकूलम, क्यू माइक्रो का न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁶ डिवाइड बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये आंसर होना चाहिए क्यू अपन 6 एप्सिलॉन ज़ीरो।
cross 10 to the power minus 6. So option A is correct. Okay, option A is correct. Now question number 35 is, अगले पेज पर चलते हैं, थोड़ा खुले में लिखते हैं ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, किनारे पर रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। अभी सवाल ध्यान से करने वाला है। सी, आपके पास जो चार्ज क्यू है उसको आपने यहाँ एक किनारे पर रख दिया, तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितनी होगी? तो देखिए आप ये देखिए, जो फ्लक्स होगी ना वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज को आप सेंटर में रख दीजिए, किनारे में रख दीजिए, जहाँ कहीं रख दीजिए, अंदर होना चाहिए ये, राइट। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पोजीशन मैं ऐसा लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ चार्ज flux is independent of position of the charge inside the closed surface, जहां मर्जी रख दीजिए। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36। एक पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एल। अब यदि ईसी को लिख लीजिए, इसका डायग्राम का इस्तेमाल कर लीजिए। मिड पॉइंट में यदि आपने रख दिया, और मिड पॉइंट में रखने के बाद ये जो इसकी कोई एक साइड एल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो फ्लक्स है वो डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो हमें कह सकते हैं कि जो 36 क्वेश्चन में जो टोटल फ्लक्स होगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो ही होनी चाहिए। इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, सो क्यूब के 6 फेसेस जब आएंगे तो इसका इस सिंगल फेस में पूछा होगा तो 1/6 होगा, और टोटल फ्लक्स यदि पूछी होगी वो क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।